हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलपीपी का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अलजेब्राइक मेथड पे। तो पहले हम बात करते हैं हमको अलजेब्राइक मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी। अलजेब्राइक मेथड की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि जो अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स में क्वेश्चन था तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते थे, लेकिन अगर कैसे भी हमारे पास 2 वेरिएबल में क्वेश्चन आ जाए, 3 वेरिएबल या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे आसानी से। सॉल्व तो हम तब भी कर सकते हैं, लेकिन उसे 3D में विजुअलाइज करना होगा, उसको अच्छे से समझना होगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो ये जो मेथड है इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी ग्राफ को बनाए हुए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अलजेब्राइक मेथड। पहले पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं आगे। टिल नाउ वी हैव डिस्कस द केस व्हेन वी हैव टू वेरिएबल यूजिंग ग्राफिकल मेथड। नाउ वी हैव मोर देन टू variables, then plotting graph and visualizing to the tougher task। जैसे कि मैंने ये बताया, उसको विजुलाइज करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। सिंस इट ज्योमेट्री इन 3D, क्योंकि वो 3D में होते हैं। हम लोग जो है, इंसान जो है, वो 2D में ही समझ सकते हैं, 3D में नहीं जितने जल्दी समझ पाते हैं। ग्राफ और 4D में तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ती जाए। सच केस वी शैल यूज़ अलजेब्राइक प्रोसीजर, इसे अलजेब्राइक मेथड भी बोलते हैं। अ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में वो किस तरह की दिखती है। स्टेटेड एज, वो कैसी होती है, जैसे कि बताया कि हम पहले पढ़ते थे मिनिमा मैक्सिमा, उसी टाइप में होती है। जो हमारे पास कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, फिर हमारे पास ये सब कंस्ट्रेंट होते हैं। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, जो होती है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन। जो एलपीपी हमारे पास होती है वही एलपीपी है, लेकिन हायर डायमेंशन में, जिसका कि मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास होता है। मिनिमम या मैक्सिमम जब बनाते हैं हम लोग, ये फॉर्म जो है हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैट्रिक फॉर्म है। ठीक है, और फिर ये जो है हमारी ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और ये कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल मतलब कंस्ट्रेंट की। इसके बाद ये जो बी है हमारा, ये राइट हैंड साइड वाले बी, एक्स इक्वल टू बी जो होता था वो ये बी है, कंस्ट्रेंट वाला। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो किस तरह लिख सकते हैं। इसको नॉर्मल तरीके से बताया था, z इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस cn उसी तरह से उसको लिखा हुआ है। और ये जो है हमारे अननोन्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले हम जब उसमें बात करते थे उसमें हमारे पास m इक्वल टू n होते थे। अगर हमारे पास 2 इक्वेशन होती थी तो 2 ही हमारे पास वेरिएबल होते थे जिनकी वैल्यू में फाइंड करनी होती थी, जहाँ m इक्वल टू n होता था। लेकिन अगर हमारे पास मान लो, क्योंकि हम यहाँ जो है रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, तो मुझे इसे सॉल्व करना है। जैसे कि आपकी मम्मी मान लो आपके पास आती हैं, बोलती हैं कि बेटा तू इतना पढ़ गया है, आप चल जल्दी से। मैं बोलती हूँ कि जैसे कि
एक खर्चा हमारे दवाइयों में होता है, एक हमारा खाने का होता है, एक रहने का होता है, एक कपड़े का होता है। ये हमारी 4 वेरिएबल्स हैं। इन सब को इस तरह अरेंज करो कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे जो पैसे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बचे, मतलब हमारा सोल्यूशन जो हो ऑप्टिमाइज़ हो। तो और हमारे पास पैसे मान लो कम हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मतलब हमारे पास वेरिएबल्स ज़्यादा हैं और जो इक्वेशंस है वो कम है। तो हम लोग जो हैं हमेशा जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो m=n पे सॉल्व करते हैं। मतलब अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है तो हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स होते थे, ठीक है। अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल्स होते थे हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास n इक्वेशन है तो n वेरिएबल्स होते थे। मतलब जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल्स, ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम 2x + y = 10 और x + y = 5। अब बोलें कि ये 2 इक्वेशन की x और y की वैल्यू निकालो, तो आसानी से निकाल सकते हो। चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, आसानी से हो सकती है। लेकिन अगर हम यही कहें कि 2x + y = 10 z = 3, अब इस इक्वेशन की वैल्यू निकालो, तो आप लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स से हम वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते, जिसके लिए यहाँ पर कुछ मेथड बनाए गए हैं जिसका नाम अलजेब्राइक मेथड है, ठीक है। तो अलजेब्राइक मेथड जो होता है वर्क करता है, मतलब इसके लिए हम कुछ 2 अजम्पशंस मानते हैं, ठीक है। पहला अजम्पशन होता है कि m > n, मतलब m जो है वो ज़्यादा हो और n जो है कम हो, ठीक है। और दूसरा जो रोज़ है हमारे पास, रो की क्या बोल रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए की जो है वो m होनी चाहिए, ठीक है। m क्या है, m आगे बात करते हैं m क्या है, ठीक है, बताते हैं धीरे धीरे। इसमें 2 अजम्पशंस होते हैं। पहला ये, ठीक है, m > n। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो n है, ये जो n है ये हमारे पास अननोन्स है, ठीक है। ये n जो है वो अननोन्स है हमारे, और जो ये m है वो हमारे पास अननोन्स और ये है इक्वेशंस हमारे पास, ठीक है। n अननोन्स m इक्वेशन, मतलब हमारे पास इक्वेशंस कम हैं, अननोन्स ज़्यादा हैं। जैसा कि प्रीवियस हमने एग्जांपल में बताया x, y और z, हमारे पास इक्वेशंस ज़्यादा थी, इक्वेशंस कम थी और अननोन्स ज़्यादा थे। भाई यहाँ पे इक्वेशंस कम है, अननोन्स ज़्यादा हैं, तो इस कंडीशन में हम जो है ग्राफिक मेथड नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें n - m जो वेरिएबल्स होते हैं उनको ज़ीरो रख देते हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उनको अगर हम ज़ीरो रख दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास m = m हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये करते हैं ये दिया गया है, ठीक है। C1 C2 C3 ये वेरिएबल्स हैं हमारे, Cm तक जाएगा, Cn तक जाएगा। यहाँ पर कहीं बीच में m और m+1 m+2 भी पड़ेगा। इनमें C1 के एसोसिएटेड जो वेरिएबल्स है वो x1 है और x2 है वैसे ही, और Cm के एसोसिएटेड जो वेरिएबल है वो xm है, xm+1 है, सिमिलरली xm है। तो
इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो हमारे पास m जो इक्वेशंस हैं, अगर हमें m ही वेरिएबल रखने हैं तो उसके आगे वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे, अगर हम उनको ज़ीरो पुट कर दें, अगर m इक्वेशन है हमारे पास, ये जो है इक्वेशन है हमारे पास, अगर ये m इक्वेशन है और इन सबको हम ज़ीरो कर दें, ये सब गायब हो जाएंगी मतलब, तो हमारे पास m ही वेरिएबल्स बचेंगे। अगर m इक्वेशन है, m वेरिएबल है, तो अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो यही हम स्ट्रैटेजी यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर m इक्वेशन n वेरिएबल्स हमारे पास बचे, जिसमें कि हमारा अजम्पशंस ये हैं, ये दो अजम्पशन लेके हम चलते हैं। और इसमें जो m है वो क्या है, m तो हम जानते हैं ये इक्वेशंस हैं, m जो है हमारी इक्वेशन है, ठीक है। और जितनी हमारी इक्वेशन होंगी उतनी हमारे पास li रोज़ होंगी और उतनी ही हमारे पास li कॉलम होंगी, तभी उनका जो रैंक बनेगी वो m बनेगी। li रो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और लीनियरली इंडिपेंडेंट जो होगा वो आप उसमें पढ़ेंगे क्या नाम है, लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में आपके दूसरे या तीसरे लेक्चर या पांचवें लेक्चर तक तो कंफर्म ही आ जाने वाला है, li रोज और li कॉलम। रो कॉलम तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं कि रैंक जो है वो n ही, यहाँ पर रैंक जो है वो जो है m ही क्यों हो रही है, जबकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, n और m, जबकि हमारी रैंक जो है m के ही बराबर हो रही, n की नहीं हो रही। तो हम बात कर लेते हैं क्यों नहीं हो रही, m के ही बराबर क्यों है। तो जो कि हम, जैसा कि हम जानते हैं लीनियर अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे रैंक वाले चैप्टर पे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि रैंक का जो फॉर्मूला होता है, रैंक का फार्मूला होता है मिनिमम लेस देन इक्वल मिनिमम m कॉमा n, मतलब रो और कॉलम में जो भी मिनिमम होगा वही रैंक होगी ए की। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे m या m लेस देन n है, तो रो ऑफ a इज इक्वल टू m, अजम्पशन क्यों, देखो मान लेते हैं रो ऑफ a जो है n है, ठीक है। रो ऑफ a n है, तो हमारा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ li रोज, ठीक है, li रोज हो जाएगा। अब हम जानते हैं li क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी पे डिपेंड ना करे, उनको लीनियर स्पैन में लिखा जा सके, ठीक है। लीनियर स्पैन में ही पढ़ेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट जो होता है वो रो होगी, और n जो होगा नंबर ऑफ li कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज n है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी li है जो कि n है, अगर n हो गई है तो अभी हमने पीछे क्या देखा, m इज लेस देन n, मतलब n ही li रोज हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो रोज हैं वो li हैं, और वही वहाँ पे मान लो इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, अगर n ये हमारे पास वेरिएबल्स ज़्यादा हैं और उतने ही हमारे पास रोज भी आ जाएं, तो हमारे पास m इज इक्वल टू n नहीं हो जाएगा, हमारे पास m इज इक्वल टू n हो जाएगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारा ये असम्पशन गलत हो जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा, इसलिए कंट्राडिक्शन आ जाता है, तो इसलिए जो रैंक ऑफ ए है वो m होती है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या देखते हैं, रो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू m, ये असम्पशन है। m क्या है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट है, ये नंबर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। नाउ फ्रॉम ए m क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, वी कैन पिक एटमोस। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं,
कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है उसमें एन सी एम जो होते हैं उतने ही हमारे पास वो बनते हैं बेसिक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इतने ही हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लेना। रैंक ऑफ एम इज एम क्या है यहाँ पे पता, एल आई कॉलम एल आई रोज है। सच मैट्रिक्स इज नो बेसिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको जो है बेसिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, corresponding to li column variables are called basic variables। इसमें जो li कॉलम्स होंगे, मतलब मान लो कि शुरू के ये इतने वेरिएबल्स, या फिर मान लेते हैं कि m वेरिएबल्स जो हैं इनकी वैल्यूज़ आई li कॉलम से, मतलब li कॉलम से बिलोंग कर रहे हैं ये, तो ये जो वेरिएबल्स होंगे ये बेसिक वेरिएबल्स होंगे। और ये जो बचे हुए वेरिएबल्स हैं, ये जो बचे हुए वेरिएबल्स होंगे इनको क्या कहेंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल। यहाँ पे C1 के एसोसिएटेड X1 है, C2 के एसोसिएटेड X2 है, CM के करस्पॉन्डिंग XM है। मतलब XM जो है, M मतलब इक्वेशन बन गई, बेसिक वेरिएबल मतलब li कॉलम्स के साथ वाले हैं ये, और ये बचे हुए नॉन बेसिक हो गए। ऐसा नहीं हो सकता मतलब ये C1 ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो वैल्यू आ सकती, हो सकता अगल बगल के हों, ये हो सकता हो, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इन सब की वैल्यू आ रही हो, लेकिन ये और ये स्टार्टिंग की ये नॉन बेसिक हों, बीच वाले बेसिक हों। तो हो कैसे सकते, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम लाइन से m नंबर तक लेते हैं जिनको बेसिक बोलते हैं, अलाई कॉलम्स होते हैं इनके, और जो बाद वाले होते हैं उनको हम ज़ीरो बोल के नॉन बेसिक बोल देते हैं। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि x1 वेरिएबल जो है एसोसिएटेड है C1 के, X2 एसोसिएटेड है C2 के, एंड सो ऑन। ठीक है, सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एम, मतलब रैंक जो ए की होगी एम हो जाएगी। एंड लेट ये जो एम तक के आएंगे वेरिएबल्स वो हमारे li कॉलम्स, वो हमारे li कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है, और x1 x2 xm जो होंगे, x1 C1 के एसोसिएटेड है, x2 C2 के हैं। तो जब ये li कॉलम से बिलोंग करते हैं तो ये वेरिएबल्स भी li हो जाएंगे और ये बेसिक वेरिएबल्स हो जाएंगे क्योंकि li कॉलम्स के हैं। और बाकी बचे नॉन बेसिक हो जाएंगे, बाकी बचे जो हैं ये नॉन बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, जब ये नॉन बेसिक हैं तो हमने क्या बोला था, n माइनस एम को जो है वो हम ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि m इज़ लेस देन n, मतलब n जो है यहाँ पर बड़ा है। अगर बड़े में से कुछ छोटा माइनस कर दें तो कुछ पॉजिटिव ही आएगा, मतलब कुछ वैल्यूज़ आएंगी और कुछ को हम ज़ीरो रखेंगे। ज़ीरो कौन होंगे, वो m+1 और m+2 xn, ये सब ज़ीरो पुट कर देंगे। आगे वाले जितने वेरिएबल्स हैं वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स, उन सबको हम ज़ीरो पुट कर देंगे। क्योंकि हमें ज़ीरो क्यों पुट करना है, क्योंकि जो ज़्यादा वेरिएबल्स हैं हमें इक्वेशन बराबर करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स को ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे। देन वी विल गेट सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस एंड m वेरिएबल्स। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब देखो m इज़ लेस देन n है, ठीक है, तो इसमें अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे 0 लेस देन n माइनस m हो जाएगा। तो मतलब इसमें क्या है, n माइनस m को हम ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास कितनी इक्वेशन बचेंगी, हमारे पास m इज़ इक्वल टू m,
मतलब m वेरिएबल्स और m इक्वेशन ही बचेंगे। जैसे कि मान ले 5 नहीं लेते हैं, 2<5 लेते हैं, ठीक है। मतलब 5 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 - 2 = 0, मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग इसी तरह पुट करके आगे बात करेंगे क्वेश्चन पर। अब हमारे पास m क्रॉस m की टाइप मैट्रिक्स बन जाएगी, या m वेरिएबल्स और m इक्वेशन की बन जाएंगे। अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अच्छे से और लिखा हुआ है। तो बात करते हैं, वी विल सॉल्व फ्रॉम द वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल। हम बेसिक वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1 x2 xm, इस तरह से, क्योंकि xm+1 xm+2 और xm जो n जो है वो नॉन बेसिक है। मतलब ये इस तरह के जो बेसिक सॉल्यूशन, ये पूरा जो है बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसमें जो है ये बेसिक वेरिएबल m तक आ जाएंगे, और ये जो है ये नॉन बेसिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। जिनकी वैल्यू 0 होगी वो हमारे नॉन बेसिक सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं, इफ़ एक्स आई जानते हैं नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी होता है तभी, और अगर ऐसा होता है तो इसे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखते हैं, डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। डीजनरेट क्या होता है देखते हैं, क्योंकि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम पहले बात कर चुके हैं। अब डीजनरेट होने से उसका क्या मतलब है, फ्रॉम m बेसिक वेरिएबल, मतलब m हमारे बेसिक वेरिएबल कितने हैं, अब हमारे ये है, ये हमारे m है, ठीक है। ये xm+1 n, ये आगे 0। इसमें क्या, बेसिक वेरिएबल इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट आर 1 to m xi = 0, मतलब बेसिक वेरिएबल में अगर कोई भी xi से एसोसिएटेड वेरिएबल कांस्टेंट जो 0 हो जाता है तो हमारा डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन जाता है, समझ गए। x1 की कोई वैल्यू, x2 की वैल्यू, लेकिन x3 की वैल्यू मान लो 0 हो गई, और सबकी वैल्यू कुछ ना कुछ है, लेकिन x3 की वैल्यू 0 हो गई, और xm से पहले, मतलब m+1 से पहले xm तक के कोई ना कोई वैल्यू, उसमें बीच में कोई एक 0 है, और xm जो है वो नॉन बेसिक सॉल्यूशन जो है वो उनको छोड़ के कोई भी बेसिक सॉल्यूशन जो है वो 0 हो जाए तो वो डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन जाता है। इस कॉल्ड डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन को अच्छे से देखो, फ्रॉम एम बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, बेसिक वेरिएबल होते हैं हमारे C1 C2 CN CM, हाँ CN प्लस यहाँ M होता है प्लस CM+1 एंड सो ऑन CN। तो यहाँ तक जो होते बेसिक वेरिएबल एट लीस्ट, कम से कम, ठीक है, कम से कम एक, एट लीस्ट कम से कम एक जो है वो 0 हो जाए तो डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। एट लीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज़ 0 इज़ फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन में एट लीस्ट कम से कम एट लीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन then is called degenerate basic फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ये है, और नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, इफ ऑल xi हैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव,
मतलब यहाँ पर जितने भी एक्साइज हैं वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हों। सच बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आर नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। BFS का क्या मतलब है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। इसे नॉन डिजनरेट फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। बेसिक सॉल्यूशन, अब इसमें बेसिक सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन सिस्टम ऑफ द m साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज नोन एज सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज n, मतलब n अननोन्स हैं और इसकी ये कंडीशन है, और इसमें जो है Ax इक्वल टू जब b है तब x ट्रांसपोज जो है वो बिलोंग करना चाहिए r⁴n में। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं नीचे। वेयर A इज, जो A है यहाँ पे n×m मैट्रिक्स है जिसकी रैंक m है। m रैंक हमेशा रहेगी जब n बड़ा है और m छोटा है। लेट बी एनी m×n सब मैट्रिक्स। B जो है कोई सब मैट्रिक्स m×m की ऑफ A फाउंड बाय m लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। m जो है, हम बात करते हैं जब m×m की मैट्रिक्स है और रैंक m है उसकी, तो उसमें m ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे। और द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय सेटिंग n-1 वेरिएबल नॉट एसोसिएटेड विद द कॉलम। मतलब सॉल्यूशन ऑब्टेन हो n-1 वेरिएबल्स एसोसिएट विद द कॉलम ऑफ b इक्वल टू 0। कॉलम ऑफ b, जो b का कॉलम है वो 0 है, एंड सॉल्विंग द रिजल्टिंग सिस्टम। इसमें देखो ये Ax इक्वल टू b होता है। ठीक है, इसमें क्या है C1 C2 C3 हटाते हैं, छोटा पड़ जाएगा, डॉट CM CM+1 CN। अब हमारे पास m इज़ ग्रेटर देन n है, मतलब यहाँ पे n-m को हमें 0 पुट करना पड़ेगा। मतलब ये आगे वाले नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं हमारे, इनको हमें 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इनको 0 पुट कर रहे हैं, अगर हम इनको लिखे ही ना तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा C1 C2 CM हो गया। अब A जो है हमने A को तो ये लिखा था, अगर हम इसी को इसको हम D लिख दें तो क्या Ax इज इक्वल टू B। A के जो एलिमेंट 0 उनको हम हटा दें। ठीक है, इन एलिमेंट को हम हटा दें और जो बची हुई रेस्ट है एलिमेंट इसको हम D मान लें। Dx इज इक्वल टू B लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन में लिखी हुई है कि जो 0 हैं CM+1 CN ये सब, इन सब को हटा के, ये थोड़ा सा कट गया है, इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा Dx इज इक्वल टू B। मतलब अब हमें ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, इससे सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं और दोनों आंसर सेम आएंगे। ये बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। देन m वेरिएबल्स विच मे बी ऑल डिफरेंट फ्रॉम 0 आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स। m वेरिएबल्स मतलब जो वेरिएबल्स हैं li वेरिएबल्स विच मे बी ऑल डिफरेंट फ्रॉम 0, मतलब वो जो हैं 0 से अलग हों, इसको बेसिक वेरिएबल्स कहेंगे। और ऐसे बेसिक सॉल्यूशंस। अब देखते हैं ऑब्टेन बाय सेटिंग बेसिक वेरिएबल, सेलेक्टिंग बेसिक वेरिएबल। सेलेक्टिंग बेसिक वेरिएबल क्या, आउट ऑफ द टोटल वेरिएबल n जो वेरिएबल्स हैं
total n variables, a subset of m variables, मतलब उसका सबसेट है m। देखो यहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं, इसको मतलब अगर लिखें कि ये सी एन जो है ये सबसेट हैं सी एम के, ठीक है। तो यही बताया गया, मतलब सी एम बड़ा है, सी एम बड़ा है और ये छोटे हैं, मतलब ये जो है इस पूरे सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। ये पूरे सेट के अंदर ये बिलोंग करते हैं। इसी बात को बोला गया है यहाँ पर एम सबसेट ऑफ एम वेरिएबल्स, ठीक है, आर सॉल्व फ्रॉम वाइल द रिमेनिंग n-1 वेरिएबल, जो n-m वेरिएबल्स जो बचे हैं उन्हें आर सेट टू 0, ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर सेट टू 0, नॉन बेसिक वेरिएबल का सेट जो है वो 0 है, ठीक है। फिजिबिलिटी की बात करते हैं। फिजिबिलिटी क्या है सेकंड, अब बेसिक सॉल्यूशन में और मे नॉट बी सेटिस्फाइड, मतलब बेसिक सॉल्यूशन जो है सेटिस्फाइड कर भी सकता है, सेटिस्फाइड नहीं भी कर सकता है। ऑल इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट, मतलब जितनी इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट जो हमें दिए जाते हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होते हैं, वो सेटिस्फाई कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड करते हैं, इफ़ इट इज़ डज, अगर सेटिस्फाइड करते हैं तो उसे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर सेटिस्फाई करते हैं तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, अगर नहीं करते हैं तो इनफिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इनफिजिबल बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, a feasible solution to an LPP in which vector associate to non-zero variables, मतलब li वेक्टर्स li कॉलम से जो एसोसिएटेड होते हैं और फिर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। एन क्या है, एन नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल भी बोलते हैं एन, या एन जो है मेरे वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स भी बोलते हैं, एम कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं, एम को इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं। अब देखते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आर फाइनाइट इन नंबर, मतलब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो होते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो होता है वो फाइनाइट इन नंबर होता है, मतलब वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट पूछ लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ BFS, मतलब मैक्सिमम नंबर जो होता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का, उसका फॉर्मूला ये है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में दिखा चुके हैं आपको। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं वो इतने होते हैं, मतलब n इक्वेशंस में से m इक्वेशंस हम सेलेक्ट करते हैं और उसको फैक्टोरियल से निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, NCM इक्वल टू n फैक्टोरियल और फॉर्म में m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के दो सिंबल होते हैं, एक ऐसे भी होता है और एक ऐसे भी होता है, दोनों सेम है, कहीं कहीं लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस लुक आ एग्जांपल टू वेरिएबल्स टू गेट बेटर क्लियरिंग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल देखेंगे दो वेरिएबल्स का, जिससे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारा कंस्ट्रेंट है, ये नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी है, तीनों होल्ड कर रही है, मतलब ये LPP है, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप 1 क्या होता है। इसमें स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 चेंज इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी, मतलब इसमें जो इनइक्वालिटी लगी है हमारी ये इसको हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं। अगर ये देखो
अगर ये देखो ये ग्रेटर है, ये तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल ऐड कर दें तो ये बराबर हो जाएगा x3 मान लो ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी हमें x4 क्योंकि ये ग्रेटर है यहाँ पर कुछ ऐड कर दें, मतलब हमारे पास अगर कोई चीज़ ज़्यादा है 5 है मान लो एग्जांपल के तौर पे, 5 नहीं मानते, अगर मानते हैं कुछ जैसे x1 प्लस x2 है इज़ ग्रेटर देन x3 है, मतलब x3 बड़ा है, ये दोनों ऐड होके भी इससे बड़े नहीं हो पा रहा। अगर यहाँ पर हम x4 ऐड कर दें तो ये क्या करेगा, तो ये इसे जो है बराबर कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह हम कुछ क्वांटिटी ऐड करके उसे इक्वल में चेंज कर लेते हैं। ये भी ग्रेटर है तो यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी ऐड कर लेंगे और इसको भी इक्वल बना लेंगे। हमने कुछ क्वांटिटी ऐड की है तो हम क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पर x3 ऐड किया, यहाँ पर x4 ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं, तो उनसे छेड़छाड़ ना हो उसमें इक्वेशन में, तो उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको हम लोग 0 पुट करते हैं, 0 पुट किया, ठीक है। तो ये तो 0 है, इसको मिला के इसके साथ 0 हो जाएगी, ये इसके साथ 0 हो जाएगा, तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो सेम रहने वाला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और स्टेप 1 क्या है, इक्वलिटी में चेंज करना, तो हमने इसको इक्वलिटी में चेंज किया। यहाँ पर देखो 3 और 4 को 0 पुट किए और यहाँ पर 2 वेरिएबल्स ऐड कर दिए, तो ये जो है इक्वलिटी में आ गया। अब हमें क्या जानते हैं कि ये हमारे पास नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी थी और जब इसमें है तो ये भी नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, देखो पहले जान लेते जो हमने ऐड किया उनका नाम क्या है। वी चूज़ x3 x4 सो दैट इट डज़ नॉट इफ़ेक्ट आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कोई इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाएगा। इट अबव जो क्वेश्चन में x3 x4 जो ऐड किया है वो स्लैग वेरिएबल है, मतलब अगर किसी इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल हो जाए और उसे इनइक्वालिटी हो, उसे इक्वल बनाना हो तो उसे स्लैग वेरिएबल बोलते हैं। अगर कंस्ट्रेंट में सब्सट्रैक्ट करते हैं वेरिएबल को तो ऐसे वेरिएबल को सरप्लस वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन के आई और हमने मैक्सिमम अपनी इक्वेशन देखते हैं हमारी कितनी बनेगी इससे। हमारे पास क्या NCM यहाँ पर है, देखो NCM, तो यहाँ पर n हमारे पास वेरिएबल्स हैं और ये देखो 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो NC2 मतलब NCM 4C2 हुआ, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n-m यानी 4 - 2 2 फैक्टोरियल, इनके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6, ठीक है। हमने इस तरह देखा। अब हमें क्या है, 2 इक्वेशन है 4 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन 4 वेरिएबल्स हैं, तो हमें क्या है m2 है 4 है, तो उसमें क्या करेंगे 4 - 2 करेंगे, ठीक है। इनको इक्वल टू 0 रखेंगे। 4 - 2 कितना बचा है 2 0, यानी x3 और x4 एक ये और एक ये 2 वेरिएबल्स हमने 0 पुट किए हुए हैं, ठीक है। ये समझ में आया। और इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 2 वेरिएबल 0 हैं जो कि कौन कौन से हैं, एक x3 है और एक x4 है। और देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक एक करके ज़रूरी नहीं कि x1 है, x2 है, x3 है और x4 है। ज़रूरी नहीं, शुरू में बोला था कि ये जो है हमारे बेसिक वेरिएबल हैं और ये जो है हमारे नॉन बेसिक है, तो ये 0 होंगे, तो ज़रूरी तो नहीं यही 0 हो सकता है, ये 0 और ये 0, x2 और x4 हमारे बेसिक सॉल्यूशन हो, ये ना हो सकता है हमारे ये 0 हो, ये 0 हो, x1 और x3 हो,
तो हम ये जो है चेक करेंगे। चेक करने का तरीका क्या है, x1 है, पहले हम स्टार्टिंग से करते हैं, स्टार्टिंग से ज़्यादा अच्छा रहता है। x1 को चेक करेंगे कि हमारे पास कितने हैं, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, x1 x2 को 0 रख के देखेंगे, फिर x1 x3 को 0 रख के देखेंगे, फिर x1 x4 को 0 रख के देखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 इक्वेशन बनी। अब हम लोग क्या करेंगे, x2 x3 को 0 रख के देखेंगे, x2 और x4 को 0 रख के देखेंगे, तो ये 4 5। अब क्या कहते हैं, अब ये 3 और 4 को 0 रख के देखेंगे, तो ये 6, टोटल 6 हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो हम इस तरह चेक कर करके देखेंगे कौन ज़ीरो है। जो ज़ीरो होगा वो बेसिक हो जाए, मतलब ज़ीरो हो जाए, जो ज़ीरो है वो नॉन बेसिक हो जाएगा, जो नॉन ज़ीरो वो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमने यहाँ पर x1 x2 को 0 रखा, तो इसमें ये 0 रख दिया, तो इससे क्या मतलब x1 x2 जो है नॉन बेसिक वेरिएबल्स हो गए। और ये नॉन बेसिक है तो x3 x4 जो है वो बेसिक हो जाएंगे, x3 x4 जो है वो बेसिक वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब हम जो है इसे चेक कैसे करेंगे, मान लो हमने, ये हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, x1 और क्या x1 4x2, ये हमारी इक्वेशन, x1 + 4x2 + x3 = 8। दूसरी क्या है, x1 + 2x2 + x4 = 4। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने पहले अजम्पशन क्या लिया था, x1 = x2 = 0, मतलब x1 भी 0 है और x2 भी 0 है, तो x3 की वैल्यू क्या आई, x3 की वैल्यू आई 8। ठीक है, और x1 भी 0 है, x2 की वैल्यू 0 है, तो x4 की इक्वेशन वैल्यू क्या आई 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि x1 x2 x3 x4 हम लोग इस तरह ही लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, x1 0 आया था, x2 0 आया था, x3 8 आया था, ये 4 आया था। तो इसी को ये इस तरह लिखा हुआ है, देखो सेम इस तरह से ये निकाला। ठीक है, अब देखो ये जो आया हमारे पास, ये नॉन बेसिक आ गए, ये नॉन बेसिक आ गए, और जो येलो से दिखा रहे हैं वो बेसिक आ गए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आगे वाले ही बेसिक हो, पीछे वाले ना हो। तो ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कौन से क्या है। ठीक है, तो इस तरह करते हैं। और x1 और x3 को हमने 0 मान लिया, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना हमारे पास, हम देखेंगे कि कौन बेसिक कौन नॉन बेसिक है। तो हमने x1 और x3 0 लिया है, जब x1 और x3 0 लिया तो ये x1 और x3 0 हो गए, तो ये नॉन बेसिक वैल्यूज़ हो गई। तो x2 और x4 जो है बेसिक वेरिएबल हो गए। जब x1 और x3 0 थे तो नॉन बेसिक हो गए, x2 x4 बेसिक हो गए। अब उसी तरह हम इसका आंसर निकाल लेंगे जिस तरह हमने इसका निकाला था, तो इसका भी यही आंसर आएगा कि 0 2 0 0। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है ये हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। अब इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, हम x1 x4 को 0 रखेंगे और ये हमारे नॉन बेसिक हो जाएंगे, और यहाँ पे x2 और x3 जो हैं वो हमारे बेसिक हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन ये आएगा, जिसको हमने इस तरह इसको सॉल्व किया था उसके पीछे वाले को सॉल्व किया था, वैसे ही फिर इसको सॉल्व करेंगे। सेम x2 x3 को लेकर करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, तो हमारा ये आंसर आएगा। जब हम x1 x4 को लेकर करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। सिमिलरली हम लोग जो हैं फिर x3 x4 को लेकर करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो हमारे 6 कॉम्बिनेशन इक्वेशन बनी, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 बनी। तो ये हमारा सॉल्व हो गया।
अब हमें क्या करना था, नाउ लेट अस लुक अ रिलेशन बिटवीन कॉर्नर डीजेनरेट। इसमें देखो बाद में देखते, पहले इसको देखते हैं। इसमें क्या था, तो हमारा बेसिक वेरिएबल्स बन गए। अब बेसिक वेरिएबल बन गए, अब हमें देखना है कि हमारे जब रैंक ऑफ, हमने क्या बनाया था, उसमें क्या था, रैंक ऑफ ए जो है इज इक्वल टू एम होनी चाहिए। यहाँ पे n माइनस एम यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आया यहाँ पे, मतलब उसकी रैंक m यानी m इज इक्वल टू 2 होनी चाहिए। जब हम इसको लिखते हैं, देखो किस तरह लिखेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या है, सेकंड में 1 और 3 ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है, 1 ज़ीरो और 3 ज़ीरो है। तो यहाँ x2 की वैल्यू कितनी आएगी, x2 की वैल्यू 4/8 यानी 2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर x2 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 4 हो जाएगी और x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे, ये आ गया इसका, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसकी रैंक निकालेंगे। इसकी रैंक कैसे निकलती है, इसकी देखो हमारे पास कितना आया, ये 2 कॉलम 2 और कॉलम 4 में से आया, तो अब तो कॉलम 2 कॉलम 4 देखेंगे। कॉलम 2 क्या है, ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। तो कॉलम 2 क्या है, देखो कॉलम 2 कोफिशिएंट कितना है, कॉलम 2 का कोफिशिएंट कितना है, 4, ये 2 का कितना है, 2, ठीक है। अब कॉलम 2 और 4 का देखना था, यहाँ पे 4 कितना है, 0, यहाँ 4 कितना है, 1, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी। मैट्रिक्स बनाना फॉर्म बताइए हमने ऊपर, और इतना तो जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग लिखते हैं। यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 0 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 0 हो गया, 4। अब इसकी रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक या तो डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो, वो जितना डिटर्मिनेंट आएगा उसकी उतनी रैंक होगी। या एडवांस तरीका क्या होता है, हम उसका इक्लॉन फॉर्म सॉल्व करते हैं, इक्लॉन फॉर्म में सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, एक मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स में ये हमारे पास होते हैं वर्टेक्स नहीं, इसे भी कर्ण बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। ये सब एलिमेंट कुछ भी हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके नीचे वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट जो हैं वो 0 होने चाहिए, ठीक है। ये सब जो है, ये डॉट वाले एलिमेंट जो हैं ये सब 0 के बराबर हैं, ये सब 0 होने चाहिए। तो ऐसे जो है फॉर्म बनती है उसे इक्लॉन फॉर्म बोलते हैं। और इक्लॉन फॉर्म में जितनी li रोज़ होती हैं, अगर रो ऑपरेशन से लगा रहे हैं तो li रो देखेंगे, अगर कॉलम ऑपरेशन से लगा रहे हैं तो li कॉलम्स देखेंगे। जितनी li रो और li कॉलम बनती है उतनी ही उसकी रैंक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या बनी थी, यहाँ पर हम इजीली 2/2 किए तो आराम से 4 2 0 1 4 2 नहीं, यहाँ पे देखेंगे 1, यहाँ पे 1 आएगा, ये 1 ये 0, ये 1 ये 1, ठीक है। तो 4 इसमें डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, मतलब रैंक ऑफ ए जो है इज इक्वल टू 2 आ गई। अगर ये 2 आ जाती है तो ये क्या है, ये मिसप्रिंट है ये, ठीक है। तो रैंक ऑफ 2 जो है इक्वल हो गई, और ये बेसिक वेरिएबल्स भी आ गए। तो ये क्या है, डी जनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। डी जनरेट के उसमें से अगर कोई एक भी, मैंने बोला था कि 0 आ जाए, जबकि यहाँ पे x4 जो है हमारा 0 आ गया है, अगर ये 0 आ गया है तो ये हमारा क्या होगा, डी जनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये इसमें बात कर लेते हैं। हमने जब भी बात की तब बात की एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव, जबकि ये नॉन पॉजिटिव है, मतलब 0 है, मतलब नेगेटिव है। तो ये जो है सॉल्यूशन ही नहीं है, ये जो है सॉल्यूशन नहीं है, या इनफिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये जो है, ये नीचे वाला देख लेते हैं। ये देखो, ये
x1 और x4 जो है इनके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गए, और ये x2 और x4 जो हैं वो नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो ये नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और हो गए, और ये जो है ये ज़ीरो भी नहीं है, मतलब ये नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। अब आगे बात करते हैं। अब इनमें जो है रिलेशन बिटवीन कॉर्नर डिजेनरेट, अब हमें रिलेशन निकालते हैं नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ग्राफिकल। अब ग्राफिक से देखते हैं ग्राफ में क्या बनता है। ग्राफ में दो इक्वेशन है ये, क्योंकि ये दो इक्वेशन वाला है तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। दो इक्वेशन है इसकी, एक ये और एक ये, दो इक्वेशन है। तो दो इक्वेशन है, आराम से ग्राफ की मदद से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ग्राफिक मेथड मैंने बताया है, उसको उसी की तरह से इसको बनाना है, सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लाइन बन रही है। तो लाइन का क्या मतलब है, ये यहाँ पे 3 लाइन इंटरसेप्ट कर रही हैं, यहाँ पे 2 लाइन इंटरसेप्ट कर रही हैं, यहाँ पे 2 लाइन एक साथ इंटरसेप्ट कर रही हैं, और ये जो हमारा बन रहा है बीच में, ये फिजिबल रीजन बन रहा है। तो और इनकी देखो डायमेंशंस क्या रही, अगर ये हम लोग उन्हें 2D से निकालें, ग्राफिक मेथड तो 2D पे चलता है, तो इसमें इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या आएंगे, इसके कॉर्नर पॉइंट 0,2 आएंगे, इसके आएंगे 0,0 आएंगे, इसके क्या आएंगे 4,0 आएंगे। ठीक है, और इसके 8,0। लेकिन अगर हम इसको 4D में देख रहे थे तो इसके सोल्यूशन ये आ रहे थे 0,2 0 0 0 0 अलग डायमेंशन में, और ये देखो 0 0 8 4 दो अलग डायमेंशन है उनकी, ये अलग है। ऐसे 8 4 वाला भी आ रहा था अलग। यहाँ पे 3 लाइन कट कर रही हैं, यहाँ पे 2 लाइन कट कर रही हैं। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे 0,2 पे जो है ये दो, बल्कि ये देखो एक ये टच कर रही थी, ठीक है, और ये 3 लाइन कट कर रही थी। इसका देखो क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग टू 0 0 x1 x2 0 है, तो ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। x1 एंड x2 आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, सिंस बेसिक वेरिएबल्स जो हैं वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो 1 2 बेसिक वेरिएबल नहीं, तो नॉट डिजेनरेट बेसिक फिजिबल हो गया, ऐसे करस्पॉन्डिंग नॉन डिजेनरेट हो जाएगा। और करस्पॉन्डिंग 0,2 हैव 3 डिजेनरेट। अब देखो डिजेनरेट फिजिबल बेसिक फिजिबल, डिजेनरेट जहाँ पर आएगा वहाँ पे 3 लाइनें कट करेंगी, 3 लाइनें कट करती हैं, देखो 3 लाइनें कट करेंगी, 2 से ज़्यादा लाइनें। डिजेनरेट आ रहा था जहाँ पर, देखो 3 लाइन कट करनी थी, यहाँ पे 2 लाइनें कट कर रही हैं, और यहाँ पे आंसर जनरेट आ रहा है, जनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। देखो नोट्स में भी लिखा है यहाँ पे, इफ़ NLPP हैज़ नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देन करस्पॉन्ड टू एवरी नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, वहाँ पे एक यूनिक कॉर्नर पॉइंट होगा। इफ़ एन LPP हैज़ अ डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देन करस्पॉन्डिंग टू एवरी डिजेनरेट बेसिक फिजिबल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक कॉर्नर पॉइंट। समझ में आई, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू एवरी कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नॉन डिजेनरेट, मतलब नॉन डिजेनरेट भी यूनिक ही होगा। इफ LPP has degenerate basic feasible solution then corresponding to corner point feasible solution there may exist more than degenerate feasible solution। ठीक है, हमने हर चीज़ को लिखा हुआ है, समझा भी रहे हैं, देख के पढ़ते चलना साथ में, और साथ में नोट्स ही बनाते चलना, काफ़ी काम की चीज़ें हैं। corresponding to every basic feasible solution there exist and corner point, जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है उसके करस्पॉन्डिंग एक कॉर्नर पॉइंट चलेगा मिलेगा जो कि फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अगर फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसे करस्पॉन्डिंग कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, ये इफ एंड ओनली इफ होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, मतलब P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, दोनों डायरेक्शन में चलता है। इसमें बन रहा है
If at corner point more than two lines intersect, then we have degenerate basic feasible solution. मतलब हम ग्राफ में देख के ही बता सकते हैं, अगर मोर देन टू लाइन्स, दो लाइन से ज़्यादा हो तो मतलब डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ देखो डीजनरेट फिजिबल सोल्यूशन था 0,2,0,0, ठीक है, वो बना था डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। वहाँ पे 3 लाइनें कट कर रही थी, यहाँ पे जनरेट फिजिबल सोल्यूशन बने थे और यहाँ पे 2 लाइन कट कर रही हैं। तो जहाँ पर अगर हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड में कहीं भी 3 लाइनें दिख रही होंगी, हम बिना कुछ सोचे समझे बोल देंगे कि हाँ ये डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है यहाँ पर। और जहाँ पे 2 लाइन कट कर रही होंगी वहाँ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा। और यहाँ पर क्या x1 0, x2 की वैल्यू 2, x3 x4 0 आ गए, ठीक है। वी आर श्योर दैट x2 इज़ अ बेसिक वेरिएबल देन आइदर x3 इज़ अ बेसिक वेरिएबल। अब यहाँ पर या तो x2 जो है बेसिक वेरिएबल तो हो गया है, लेकिन या तो x3 यहाँ बेसिक वेरिएबल होगा या x4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हमें 0 पुट करने हैं। 2 वेरिएबल हमें n माइनस m करने, मतलब 4 माइनस 2, मतलब 2 वेरिएबल तो होंगे वो 0 होंगे। एक x1 तो 0 निकल आया। अब x3 या x4 में से कोई एक 0 होगा, या बोले x2 एक वेरिएबल निकल आया, या x3 या x4 में से कोई एक वेरिएबल होगा। जो होगा वो इन दोनों में जो भी होगा एक बेसिक वेरिएबल होगा। x4 विल बी अ बेसिक वेरिएबल देन चेक विद नंबर x3। अगर हमें x4 बेसिक वेरिएबल होगा तो x3 को चेक करेंगे, अगर x4 बेसिक वेरिएबल होगा तो x3 को चेक करेंगे और फिर उनकी रैंक चेक करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर चेक किया था, रैंक चेक किया था, जैसे हमने रैंक चेक किया था हमने बता दिया था हाँ ये सोल्यूशन है। तो यहाँ पे रैंक चेक करेंगे, यहाँ पे रैंक चेक करेंगे, यहाँ पे रैंक 2 आएगी, यहाँ पे रैंक 2 आई, बोल दिया ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, रैंक 2 है, काम हो गया अपना, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड होता है और स्टार्ट होता है सबसे बढ़िया मेथड जिसे बोलते हैं सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशंस हैं हमारे पास, ये इक्वेशंस हैं, ये नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमें इसे सॉल्व करना है। इसका ग्राफ बना के देखेंगे, इसका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड बताया हुआ उसको देख के बनाना, ये ग्राफ बनेगा। इसकी अगर हम लोग देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम कहाँ है तो हमारे 2,3 पे मिलेगा, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट जो है हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन देगा यहाँ पर, क्योंकि ऑप्टिमम सोल्यूशन देगा हमें यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग ने ग्राफिकल मेथड से देख लिया ऑप्टिमम सोल्यूशन देगा, ठीक है। अब तो हम देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड से क्या है। सिंप्लेक्स मेथड करता क्या है, सिंप्लेक्स मेथड जो होता है मूव फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, मतलब वो 0, सिंप्लेक्स मेथड जो है 0,0 से स्टार्ट होता है और कॉर्नर टू कॉर्नर चलता है, या तो वो यहाँ चलेगा या तो वो यहाँ चलेगा, ठीक है। फिजिबिलिटी जो होता है कंटेन करके चलता है, मतलब फिजिबिलिटी को छोड़ता नहीं है, फिजिबल रीजन में ही घूमेगा और कॉर्नर टू कॉर्नर घूमेगा, या तो यहाँ घूमेगा या तो यहाँ जाएगा। अगर हमारा मान लो यहाँ पर ही होता ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर होता तो पहले यहाँ पर जाता फिर यहाँ पर जाता, शॉर्टेस्ट पाथ भी लेता है, ठीक है। यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा। अगर मान लो हमारा जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन यहाँ पर मिलता तो यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा। अगर मान लो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है तो ये तो यहाँ जा सकता है या तो यहाँ जा सकता है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करेगा तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा। अगर यहाँ मिल रहा है तो पहले यहाँ जाएगा, समझ गए। तो 0,0 से कॉर्नर टू कॉर्नर चलता है, ये सिंप्लेक्स मेथड होता है। यहाँ पे लिखा भी है सिंप्लेक्स मेथड मूव फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर प्रिजर्व फिजिबिलिटी, ये जो है फिजिबिलिटी प्रिजर्व करता है और ऑप्टिमैलिटी की तरफ जाता है,
मतलब अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन 0,6 पे है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें m=3 है, मतलब इसमें 3 इक्वेशन है, 1 2 3। m जो है हमारे पास 3 है। इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास 3 है तो यहाँ पे n जो है हमारे पास वो 6 होगा। क्यों, यहाँ पे देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला हमारे काम क्या होता है, पहला इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में बदलना। मतलब यहाँ पर हम x2 तक है हमारे पास, x3 यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन है। ठीक है, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन है तो यहाँ पे x4 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी ग्रेटर देन है तो यहाँ पे x3 ऐड करेंगे, मतलब x5 ऐड करेंगे। और जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे क्या, 0, यहाँ 0 x3 0 x4 0 x5 एंड सो ऑन, इस तरह रखते चलेंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या बन गया, m=3 n=5। 5 वेरिएबल में 5 - 3 = 2 मतलब बनेगा। तो 2 जो है 5 - 3 = 0 रखना पड़ेगा, तो मतलब 2 बनना पड़ेगा, मतलब 2 वेरिएबल्स को 0 रखना पड़ेगा। तो 3 कंस्ट्रेंट है और जो n वेरिएबल्स है 5, n - m को 0 रखना, मतलब 2 वेरिएबल जो है विल बी 0, जैसा कि अभी हमने बताया। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल जो है 3 है, नॉन बेसिक 2 है। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास 3 है, नॉन बेसिक 2 है। तो स्टार्ट 0,0 से करेंगे और 2 बेसिक वेरिएबल 0 है तो पहले x1 और x2 को हम 0 पुट करेंगे। जैसे इनको 0 पुट किया, x1 x2 0 हो गए तो ये नॉन बेसिक हो गए, और ये जो हो गया x3 x4 x5 ये बेसिक हो गए। इसे स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल आर टेकन बेसिक वेरिएबल इन फर्स्ट टेबल। फर्स्ट टेबल में स्लैक या सरप्लस जो भी अगर ऐड कर रहे हैं या उन्हें माइनस कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये मतलब या तो स्लैक वेरिएबल या तो सरप्लस वेरिएबल, जो भी हो उसे बेसिक वेरिएबल की तरह लेंगे। ठीक है, तो इसमें टेबल बनाते हैं इक्वेशन देख के। देखो x3 x4 x5 x3 x4 x5। ठीक है, और उसमें जो कॉस्ट है वो सब 0 0 है। जो बीजे है, बीजे क्या होता है, ये होता है, इसमें क्या है, ये 4 12 18 ये हमारा बीजे होगा, ये बीजे। ठीक है, और x1 x2 x3 इसमें क्या x1 x2 0 रख दिया है, लेकिन x1 की तो वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x1 की है ये 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखे 1 0 3। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पुट किया 0 2 2। ऐसे ही बाकी वेरिएबल्स को देख के यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर ली। फिर यहाँ पर जो देखेंगे हमारे जो बेसिक वेरिएबल्स बन रहे हैं वो जो है आइडेंटिटी फॉर्म करना चाहिए। देखो ये बेसिक वेरिएबल आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनका सबका सम देखो 0 0 1, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, सबका सम 1 आना चाहिए, बना रहे हैं। अब यहाँ पे 16 और 9 ये क्या है, ये जो है ये है मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो किस तरह देखेंगे, पहले हमने इस तरह को पहले लिख लिया। ठीक है, अब लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद 0 × 1 कितना हो गया, 0 0 × 0 कितना हुआ, 0 0 × 3 कितना हुआ, 0। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके कितना आया, 0। अब ऊपर वाले सीजे से माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कितना है, 3, आंसर कितना है -3, ये लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही 0 × 0 0 × 2 0 0 × 2 0 -5, आंसर है -5। 0 × 1
0 0 0 0 0 0 0, इस तरह ये सब 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकाला था हमने ZJ और ये माइनस कर दिया CJ से, और यहाँ पे CJ क्या है 3 5 जो लिखा है वो ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये हमारा CJ है, ये CJ था। अब हमने टेबल बना ली, इसमें क्या है बेसिक वेरिएबल, कॉस्ट, BJ, X1 1 2 3 जितने वेरिएबल हो, और मिनिमम रेशियो। अब मिनिमम रेशियो क्या कहते हैं, मिनिमम रेशियो देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा माइनस मोस्ट नेगेटिव जो एंट्री है, ये मोस्ट नेगेटिव एंट्री वो जाएगी, मोस्ट नेगेटिव एंट्री में जाएंगे वाली कॉलम पे हम यहाँ पर देखेंगे जिसका मिनिमम रेशियो बनेगा, मतलब ये 2 मतलब 12 BJ माइनस BJ ये है और ये XJ है। इसमें क्या बना, इस कॉलम में गए तो ये बना 12/2, तो आंसर आया 6, और ये 18 बनेगा 2, तो आंसर आया 9। अब मिनिमम रेशियो चूज़ करना है तो मिनिमम है 6/6 मतलब, तो 6 जो है लीव कर जाएगा, मतलब ये जो है बॉक्स अपना चला जाएगा, जैसे यहाँ से एंटर करेंगे और ये बाहर चला जाएगा। अब X4 जो है हमारा, X4 ये छोड़ के जाएगा, और X4 जाएगा तो आएगा कौन, ये देखो कौन सा कॉलम है, X2 एंटर करेगा। ठीक है, X2 कॉलम में आएगा, X2 जो बोलेंगे एंटरिंग वेरिएबल, X4 है लीविंग वेरिएबल। ठीक है, तो अब मेरा एक स्टेप जो है पूरा हो गया। अब इट ऑलवेज रिमेंबर दैट मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू बेसिक वेरिएबल इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स।